नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 300 सीआरपीसी और आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा आज का सवाल है वेदर सेक्शन 300 सीआरपीसी वायलेट्स आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। इसे डिस्कस करने से पहले हम जरा आर्टिकल 13 पर विचार कर लेते हैं। आर्टिकल 13 सब क्लोज 1 एंड आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13 सब क्लोज 1 ये हमें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के विषय में प्रोविजन करता है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मतलब ऐसी विधियां जो संविधान लागू होने से पूर्व बनी थी। हिंदी में इन्हें कहते हैं संविधान पूर्व निर्मित विधियां। पोस्ट आर्टिकल 32 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के विषय में प्रोविजन करता है, जिसे हिंदी में कहते हैं संविधानोत्तर विधियां, अर्थात संविधान लागू होने के बाद बनाई गई विधि। जहां तक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का प्रश्न है तो आप बहुत सारी तमाम ऐसे लॉज देखते हैं जो संविधान लागू होने से पूर्व बनी थी, देश में लागू थी, और आर्टिकल 372 के तहत हमने इन्हें बने रहने दिया और साथ ही साथ इन्हें अडेप्ट भी कर लिया। फॉर एग्जाम्पल इंडियन पीनल कोड 1860 का है हमारा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है हमारा, इंडियन एविडेंस एक्ट ये भी 1872 का है। इसके अलावा द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। ये सारी इस तरीके की विधि जो संविधान लागू होने से पूर्व बनी थी उनके बारे में प्रोविजन करता है आर्टिकल 13 सब क्लोज 1। और जो संविधान लागू होने के बाद हमारी पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर्स ने जो लॉज बनाए हैं वो कहलाते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। अब बात करते हैं कि इनके विषय में आर्टिकल 13(1) और 13(2) क्या प्रोविजन करता है। आर्टिकल 13(1) और 13(2) कहता है कि वो विधियां जो संविधान लागू होने से पूर्व बनी थी या वो विधियां जो संविधान लागू होने के बाद बनाई गई है वो भारतीय संविधान के पार्ट 3 जिसे आप फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, भारतीय संविधान के पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स से संगत होनी चाहिए। मतलब ये इनके विपरीत नहीं होनी चाहिए, इन्हें वॉयलेट्स नहीं करने चाहिए, इनका इन्फ्रिंजमेंट नहीं होना चाहिए। और यदि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पार्ट 3 के इनकंसिस्टेंट हैं तो जिस मात्रा तक एट दैट एक्सटेंट जिस मात्रा तक ये पार्ट 3 को वायलेट करती हैं उसी मात्रा तक ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा वायलेट डिक्लेयर कर दी जाएंगी। और ऐसी पावर आर्टिकल 32 और 226 में ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को जुडिशियल रिव्यू की ऐसी पावर दी गई है जिसके तहत वो इन विधियों की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी तय करते हैं और देखते हैं कि क्या ये विधि भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुसार है, क्या ये उन्हें वायलेट करती हैं या नहीं करती हैं, और यदि ये सही पाई जाती हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी जाती है। दिस इज द आर्टिकल 13(1) एंड 13(2). अब इसके बाद आते हैं अपने टॉपिक पर जो आज का हमारा प्रश्न है। और आज का हमारा प्रश्न है वेदर सेक्शन 300 सीआरपीसी वायलेट्स आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। इसके लिए पहले हम आर्टिकल 20 सब क्लोज 2 को देखते हैं जो बेसिकली प्रोटेक्शन देता है एक्यूज्ड पर्सन को, और ये लिखता है कि नो पर्सन shall be prosecuted and punished for the same offense more than once। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार प्रोसिक्यूट और पनिश्ड नहीं किया जाएगा, जिसे आप डबल जियोपार्डी के नाम से भी जानते हैं। और हिंदी में कहते हैं दोहरे दंड से सुरक्षा। यहां पर ध्यान रखना है जो वर्ड्स यूज किया गया है प्रोसिक्यूट एंड पनिश्ड। प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन
का जो रिजल्ट होगा वो पनिशमेंट। मतलब ये बात करता है ऑट्री फॉइस एक्विट की, सॉरी ऑट्री फॉइस कन्विक्ट की। मीनिंग देयर बाई कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए प्रोसिक्यूट किया गया है और उसका पनिशमेंट हुआ, उसे कन्विक्ट किया गया है, तो आर्टिकल 22 फर्दर प्रोटेक्शन देता है कि अब उसी अपराध के लिए उसे फिर से प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। इज दैट क्लियर? सेक्शन 300 सीआरपीसी देखते हैं। सेक्शन 300 सीआरपीसी बात करता है कि यदि किसी व्यक्ति का एक अपराध के लिए एक बार प्रोसिक्यूशन हुआ है और उस प्रोसिक्यूशन में भले ही उसे कन्विक्ट किया गया हो या उसका एक्विटल हुआ हो, फर्दर उसे सेम ऑफेंस के लिए न तो प्रोसिक्यूट किया जा सकता और न ही उन्हीं फैक्ट पर बनने वाले किसी दूसरे ऐसे अपराध के लिए जिसके लिए उसके विरुद्ध सेक्शन 221 फर्स्ट में चार्ज लगाया जा सकता था या 221 सब क्लोज 2 में बिना चार्ज लगाए कन्विक्शन किया जा सकता था, न उस किसी ऐसे दूसरे अपराध के लिए उसका प्रोसिक्यूशन हो सकता है। मैं फिर से एक बार आपको सेक्शन 300 डिस्कस कर लेता हूं। सेक्शन 300 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का एक अपराध के लिए एक बार विचारण किया गया और वो उस विचारण में या तो दोष सिद्ध किया गया या दोष मुक्त किया गया, तो जब तक ऐसी दोष सिद्धि और ऐसी दोष मुक्ति लागू रहती है तब तक उस व्यक्ति को उसी अपराध के लिए फिर से प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, या फिर उन्हीं फैक्ट पर बनने वाले किसी दूसरे अपराध के लिए वो दूसरा अपराध ऐसा होना चाहिए जिसके लिए धारा 221 सब क्लोज 1 सीआरपीसी में उसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम किया जा सकता हो, या फिर धारा 221 सब क्लोज 2 में बिना चार्ज फ्रेम किए उसका कन्विक्शन किया जाता हो। किसी ऐसे दूसरे अपराध के लिए उसे फिर से हम प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। सवाल हमारा यहीं से निकलता है कि वेदर सेक्शन 300 सीआरपीसी वायलेट्स आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, क्योंकि अभी हमने बात करी थी आर्टिकल 13(1) और 13(2) की, जो ये कहती हैं कि संविधान लागू होने से पहले बनी विधि और संविधान लागू होने के बाद बनाई गई विधियां वो किसके संगत होनी चाहिए? फंडामेंटल राइट्स के। मतलब वो किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट्स नहीं करनी चाहिए, और यदि वो फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट हैं तो जिस मात्रा तक वो इनकंसिस्टेंट होंगी उस मात्रा तक वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के द्वारा वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएंगी। तो सवाल यहाँ पे यही है कि साहब आर्टिकल 22 जो पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स है वो प्रोविजन करता है प्रोसिक्यूशन प्लस पनिशमेंट का, कि साहब प्रोसिक्यूशन का रिजल्ट कन्विक्शन होना चाहिए, और सेक्शन 300 उससे आगे जाके कहती है कि प्रोसिक्यूशन का रिजल्ट भले ही कन्विक्शन रहा हो या भले ही एक्विटल रहा हो, दोनों स्टेजेस में सेक्शन 300 प्रोटेक्ट कर रही है, एक्यूज को प्रोटेक्शन दे रही है कि फिर से आप उसी सेम अपराध के लिए उसका फिर से प्रोसिक्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो सवाल यही है कि क्या सेक्शन 300 जो एक्विटल की भी बात करती है, देखिए सिमिलरिटी देखिए यहाँ पर प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट वर्ड यूज है, मतलब केवल अगर आर्टिकल 20 की बात करें तो आर्टिकल 20 केवल यहाँ तक प्रोटेक्शन देता है, लेकिन सेक्शन 300 इससे आगे जा रही है। मतलब सेक्शन 300 में जो प्रिंसिपल्स है वो है ऑट्री फॉइस कन्विक्ट एंड ऑट्री फॉइस एक्विट, जिसे आप प्रांग दोष मुक्ति और प्रांग दोष सिद्धि का सिद्धांत कहते हैं, और ये केवल प्रोसिक्यूशन प्लस पनिशमेंट यानी कि प्रांग दोष मुक्ति की बात करता है। ये प्रांग दोष मुक्ति एवं दोष सिद्धि दोनों की बात करता है। तो सवाल यही है कि साहब आर्टिकल 20 सब क्लोज 2 केवल प्रांग दोष मुक्ति के विरुद्ध प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड्स करता है, जबकि सेक्शन 300 प्रांग दोष मुक्ति और दोष सिद्धि दोनों के विरुद्ध हमें प्रोटेक्शन देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या आर्टिकल 20 सब क्लोज 2 का वायलेशन हो रहा है? सेक्शन 300 सीआरपीसी क्या इसे वायलेट्स कर रही है? इस सवाल का आंसर हमको देखना। हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की।
आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स स्टेट के अगेंस्ट मोस्टली दे आर प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्टेट, इसीलिए इसीलिए आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया। हालांकि कुछ ऐसे भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो प्राइवेट पर्सन्स के अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्शन देते हैं, बट मोस्टली फंडामेंटल राइट्स हमारे स्टेट के अगेंस्ट हैं, और इसीलिए हमने आर्टिकल 12 में सबसे पहले स्टेट को डिफाइन किया। दूसरी बात यह है कि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिटीजन्स के लिए बेसिकली हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सिटीजन्स के लिए है, वो पर्सन के लिए भी हैं, चाहे वो सिटीजन हो, नॉन सिटीजन हो, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या फिर वो आर्टिफिशियल पर्सन हो। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो उनके भी अगेंस्ट है, लेकिन हम समझने के लिए समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमें किसके अगेंस्ट दिए गए, स्टेट के अगेंस्ट, और किसके लिए है, सिटीजन्स के लिए। और व्यवस्था ये की गई है कि हमारा संविधान फंडामेंटल राइट्स, कम से कम जितने हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आप 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, वो स्टेट के अगेंस्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के अगेंस्ट हमें मिनिमम प्रोटेक्शन देता है। मतलब हमारे संविधान वेत्ताओं ने, या यूं कहें कि संविधान का जो सोर्सेज है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने जो व्यवस्था की वो पार्ट 3 में ये की कि साहब कम से कम हमें इतने फंडामेंटल राइट्स या इतना प्रोटेक्शन कम से कम हमें मिलना चाहिए। कहीं भी भारतीय संविधान ये नहीं कहता कि साहब इसके अधिक यदि आप मैक्सिमम प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो आप नहीं दे पाएंगे। कहीं भी इस चीज को रेस्ट्रिक्टेड नहीं किया गया, यानी कि कम से कम जितना पार्ट 3 में हमें भारतीय संविधान प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स करता वो हमें मिलना चाहिए। उसके अलावा ये स्टेट की अपनी कैपेबिलिटी है कि वो यदि हमें चाहे तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन भी दे सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां आर्टिकल 20 सब क्लोज 2 केवल ओट्रीफोइस कन्विक्ट की बात करता है, उस मैटर्स में हमें प्रोटेक्शन देता है, एक्यूज्ड को प्रोटेक्शन देता है जहां उसका प्रोजिक्यूशन के बाद परिणाम कन्विक्शन रहा है, वहीं पर सेक्शन 300 सीआरपीसी प्रोजिक्यूशन का परिणाम चाहे कन्विक्शन रहा हो और चाहे एक्विटल रहा हो, मतलब फर्दर एक स्टेप आगे चला जाता है, मिनिमम की बजाय मैक्सिमम प्रोटेक्शन देने की बात करता है। सो कंक्लूजन स्वरूप हम कह सकते हैं कि साहब हमने अपने मिनिमम प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट किया। सेक्शन 300 प्रोटेक्ट द आर्टिकल 20 सब क्लोज 2 दैट डज नॉट वायलेट्स द आर्टिकल 22 बिकॉज ये न केवल हमें मिनिमम प्रोटेक्शन देता है बल्कि उस मिनिमम से कहीं आगे जाकर स्टेट अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार हमें मैक्सिमम प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। इस प्रकार यदि कन्विक्शन का परिणाम यदि प्रोजिक्यूशन का परिणाम कन्विक्शन रहा हो या एक्विटल रहा हो, दोनों केसेस में आर्टिकल 300 हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये टॉपिक मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि बहुत बार ये सीधा सवाल आपके इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि साहब क्या सीआरपीसी की धारा 300 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) का वायलेशन करती है? तो आपका आंसर यही होना चाहिए कि नहीं साहब, सेक्शन 300 सीआरपीसी आर्टिकल 20(2) का वायलेशन नहीं करती है, क्योंकि आर्टिकल 20(2) हमें मिनिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जबकि सेक्शन 300 मिनिमम से आगे बढ़कर हमें मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और भारतीय संविधान में कहीं भी इस तरीके की कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई है जो आपको या जो स्टेट को मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स करने से मना करती हो। इज दैट क्लियर? आज के लिए इतना ही काफी।